हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं मई मंथ का करंट अफेयर कवर करने जा रहा हूं। इस मई मंथ में मैंने टॉप 30 पॉइंट्स पिक किए हैं। ठीक है, इसमें भी आप फिल्ट्रेशन का काम नहीं करिएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिल्टर्ड पॉइंट पिक किए हैं, तो आप इसको पूरा कवर करिएगा और इसके साथ मैं जो सप्लीमेंट्स चीज़ें बता रहा हूँ उसको भी नोट करते चलिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक के पूरे करंट अफेयर्स अपलोड कर चुके हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम आपका अगर आने वाला होगा तो वो एक साल का क्राइटेरिया कवर करके चलिएगा, इसलिए आप जनवरी से पूरा कवर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया है चंबा टनल के बारे में। ठीक है, चंबा टनल बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आप याद रखेंगे, ये उत्तराखंड में है। चंबा टनल बनी किसके किसके बीच में है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे यमुनोत्री और ऋषिकेश के बीच में ये चंबा टनल बनाई गई है। ठीक है, यमुनोत्री और ऋषिकेश की बात आई है तो आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड में, यूके फॉर उत्तराखंड, नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उत्तराखंड है ये। ठीक है, उत्तराखंड में चार तीर्थ स्थल हैं जो हमको याद करने हैं, वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चार तीर्थ स्थल हैं जिसको स्वदेश दर्शन स्कीम, याद रखेंगे, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत इनको जोड़ने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक हाईवे है, उसका नाम है NH94। NH94 जो हाईवे है वो उत्तराखंड में पास होती है और इस हाईवे के लगे हुए हैं ये चारों। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इसको एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोगों को आसानी हो। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो चंबा टनल है इसकी स्टार्टिंग कब से की गई ये याद रखेंगे, 2016 से इसका कार्य स्टार्ट किया गया था। अभी रिसेंटली मई महीने में इसका इनाग्रेशन हुआ, सेरेमनी हुई, ओपनिंग सेरेमनी हुई इसकी। ठीक है, बात करें कि चंबा टनल जो है वो किस नदी पर बनी है, तो रावी नदी आपको याद होगी, रावी और साल रिवर में ये बनी हुई है। ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास ये हमारी मतलब इंडिया को यूएन के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, और चेनाब, झेलम, इंडस ये पाकिस्तान को दी गई हैं। इसका वो जो वाटर शेयरिंग है वो मेजर पोर्शन पाकिस्तान यूज़ करेगा, तो ये यूएन द्वारा डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। दूसरी बात, मैंने चार धाम आपको बताएं, तो उत्तराखंड का चार धाम तो आप जान गए कि ये बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ठीक है, लेकिन इंडिया की बात करें तो क्या क्या है, बद्रीनाथ नॉर्थ में, द्वारका की बात करेंगे तो ये गुजरात में आपका वेस्टर्न साइड, पुरी की बात करेंगे तो ईस्टर्न साइड उड़ीसा में, और सबसे नीचे तमिलनाडु में रामेश्वरम। ठीक है ना, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये हमारे इंडिया को चार पिलग्रिमेज जोड़ता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है चार धाम NH, मैंने आपको बता दिया, ये भी अल्टीमेटली कवर हो चुका है कि चार धाम जो उत्तराखंड का है। ठीक है ना, बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये जो हैं ये NH94 में आते हैं, याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जोड़ा है वो है एक नई स्पीसीज पाई गई है फिश की, याद रखेंगे। वो स्पीसीज का नाम क्या है वो लिख लेंगे, पुंटियस सेंटकस। पुंटियस सेंटकस ये लिखा हुआ है, आप नोट कर लेंगे। ये बेसिकली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फिश है ना ये फ्रेश वाटर में मिली है, फ्रेश वाटर में ये नई स्पीसीज मिली है। बेसिकली तमिलनाडु और केरला ये दोनों स्टेट में पाई जा रही है। ठीक है ना, और ये स्मॉल वाटर बॉडी में पाई जाती है। इट मीन्स लाइक पॉन्ड, लाइक स्मॉल लेक, है ना, तो छोटे वाटर बॉडी में ये पाई जाती है, नई स्पीसीज है, याद रखेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि पुंटियस सेंटिकस किससे, कौन सी स्पीसीज है, तो फिश की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो जोड़ा है वो है ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में। ओपन स्काई ट्रीटी बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है जिसमें 35 मेंबर कंट्रीज़ हैं, है ना, जो डेवलप्ड हैं बेसिकली, है ना, और जिनमें मिनरल्स, रिच मिनरल्स जिसमें ज़्यादा हैं उस कंट्री को इसमें जोड़ा गया है। 35 देशों में रेटिफाई 34 ने ही किया है, एक ने रेटिफाई नहीं किया है, वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान आप सेंट्रल एशिया कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो बिश्केक है, आपको याद रखना चाहिए। तो 34 ने रेटिफाई किया है लेकिन किर्गिस्तान ने इसको रेटिफाई नहीं किया है।
इंडिया, आप याद रखेंगे, इंडिया इस जो ये ओपन स्काई ट्रीटी है इसका मेंबर नहीं है। दूसरी चीज़, ओपन स्काई ट्रीटी को मैं बता दूं तो ये 1955 में यूएसए प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। दूसरी चीज़, बना तो दिया गया बट ये ऑपरेशनल में कब आया, ये ऑपरेशनल हुआ 2002 में जाके, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल यूएसए ने इस ट्रीटी से निकलने का फैसला लिया है। क्यों? क्योंकि उसका एक आर्ग्यूमेंट था कि जो रशिया के स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो अमेरिका में, ठीक है, ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि दूसरी कंट्री अपने स्पेस क्राफ्ट्स जो होते हैं वो भेजते हैं, है ना, और एरोप्लेन्स हो गए, मतलब एक प्रकार का जो डिटेक्शन एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं उस टाइप के, ठीक है ना, एरोप्लेन्स। तो वो क्या कर रहे थे कि रशिया के एरोप्लेन्स अमेरिका में जासूसी का करने का काम कर रहे थे। ये क्लेम किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया। तो इस ट्रीटी से वो बाहर आ गए। तो याद रखेंगे अभी ये जो ओपन स्काई ट्रीटी है वो डिसमिस्ड हो चुकी है ना, अमेरिका की ओर से, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो मैंने एक स्लाइड लगाई थी आपके समझने के लिए, है ना। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, तो ये है आपका ऋषिकेश, ये है यमुनोत्री। चंबा, जो चंबा टनल की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे कहीं पे बनाया गया है, ठीक है ना। ये पूरा सर्किट है जो क्रिएट किया जाना है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा मैंने स्लाइड में सेट किया है ये फिश जो नई स्पीसीज पाई गई है जिसका मैंने नाम बताया पुंटियस सेंटिकस, है ना, तमिलनाडु में। ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। ओपन स्काई ट्रीटी भी हमने देख लिया। चौथा है 12,000 HP लोकोमोटिव इंजन के बारे में। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। इंडिया ने मोस्ट हैवी HP इंजन अभी डेवलप किया है हाल फिलहाल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ऐसा करने वाला भारत छठवां देश बन गया जो इतने हाई पावर का इंजन क्रिएट किया या फिर बनाया, ठीक है। हमको याद करने वाली इसमें बात यह है कि हम किसकी मदद से बनाए हैं। एक फ्रेंच कंपनी है, आप याद रखेंगे, एल्स्टॉम। कौन सी कंपनी है? एल्स्टॉम। ये कंपनी फ्रेंच की है, इसकी मदद से हमने ये वाला इंजन बनाया है। और हम छठवें ऐसे देश हैं जिसने इतने हाई पावर का इंजन बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बहुत चर्चा में है अभी भी। आत्मनिर्भर भारत बेसिकली क्या है कि इंडिया को अपने अपने जो भी इनके इंडस्ट्री हैं उनको सशक्त बनाना, जो MSME सेक्टर है उनको सशक्त बनाना। तो इसके लिए एक पैकेज अनाउंस किया गया है। वो उस पैकेज की रकम भारी भरकम याद रखिएगा, 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ ये रकम इसके लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, है ना, अनाउंस की गई है। ये इंडिया के टोटल GDP का 10% है, ये भी आप याद रखेंगे। इंडिया के टोटल GDP का ये 10% है, ठीक है ना। ये आत्मनिर्भर भारत कब लाया गया? 2 मई 20, ठीक है, याद रखेंगे। 2 मई को आत्मनिर्भर भारत के लिए एक स्पेशल पैकेज डाला गया 20 लाख करोड़ का, ठीक है। ऐसा नहीं है 20 लाख करोड़ सिर्फ इसका, सबको मतलब कैलकुलेट किया गया है कि MSME में इतना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसमें इतना, जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इतना, तो मतलब हर कुछ को जोड़कर हेल्थ सेक्शन में इतना, उसका ये जो रकम है वो है 20 लाख करोड़, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे सब जानते हैं कि 1 मई को ये मनाया जाता है, बट इसको बनाया क्यों जाता है और कब से जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के पीछे ILO का हाथ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ILO जो है वो फॉर्म हुआ था 1919 में, ठीक है ना, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल, आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया गया था। इसी में ILO को बताया गया था। इसका जो गठन 1919 में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे ILO में मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 187। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। ILO को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ILO को नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। कब मिला है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969। ये सब आप लिखते जाइएगा, ठीक है ना। 1969 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। 1919 में ILO फॉर्म होता है। और बेसिकली इंटरनेशनल लेबर डे तो अमेरिका वगैरह में 19th सेंचुरी से बनाने लग गए थे, बट रशिया में 1917 में आया। बट हमारे इंडिया में कब से बनाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे इंडिया में मनाया जा रहा है 1923 में, याद रखेंगे। 1923 से इंडिया में मद्रास में ये एक कॉमरेड थे हमारे, है ना, कम्युनिस्ट के, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए जिससे फिर इंडिया में भी 1923 से इंटरनेशनल लेबर डे बनाने लग गए,
ठीक है। बेसिकली इंटरनेशनल लेबर्स डे इसलिए बनाया जाता है कि लेबर्स की बातों को ध्यान में रखना, उनकी जो मिनिमम वेज है उसको ध्यान में रखना, उनकी सिचुएशन, हेल्थ सिस्टम, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बातें करना, डिस्कशन करना और उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है पॉइंट बलबीर सिंह के बारे में। ठीक है ना, बलबीर सिंह, मैं आपको दिखा दूं कि बलबीर सिंह ये हैं। इनके बारे में, बलबीर सिंह अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है इनकी। ठीक है ना, तो इनके बारे में फेमस ये है, अचीवमेंट की बात करें तो 1948, 1952 और 1956 का जो हॉकी ओलंपिक हुआ था और इंडिया इसमें जीता था, इन सब के मेंबर ये थे। 48 में मेंबर थे, 52 में वाइस कैप्टन थे और 56 में तो कैप्टन ही थे। ठीक है ना, तो बलबीर सिंह बहुत फेमस हॉकी फील्ड प्लेयर हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने, मैंने आपको बताया 48, 52, 56 जब गोल्ड मिला था तो ये इस टीम के सदस्य थे। ठीक है ना, और ये पहले, इनके बारे में एक चीज़ और फेमस है कि ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने पद्मश्री से अवॉर्डी हैं ये। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी स्लाइड में। दूसरी स्लाइड में पहला पॉइंट ये है कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक भी इसको बोल दिया जाता है, संघाई बैंक भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो न्यू डेवलप बैंक बेसिकली फॉर्म कब हुआ था ये आप याद रखेंगे। ये फॉर्म हुआ था 2014 में, 15 जुलाई 2014। ठीक है, अभी हाल फिलहाल इनका क्या, प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, इसलिए न्यूज़ में है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं मैक्रोस ट्रियोस, ये ब्राज़ीलियन है, याद रखेंगे, ब्राज़ीलियन है जो बने हैं। इसके पहले कौन थे, केवी कामत थे इसके पहले एनडीबी के प्रेसिडेंट। ये हमारे इंडिया से थे। 2015 में इनको अपॉइंट किया गया था। 5 साल एनडीबी के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। ठीक है, एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है याद रखेंगे, संघाई में है। संघाई कहाँ है, चाइना में है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ के अभी हाल फिलहाल जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। उनका नाम था रॉबर्टो एजेवेडो, ये भी एक ब्राज़ीलियन थे। इन्होंने हाल फिलहाल रिज़ाइन दे दिया डब्ल्यूटीओ से। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 164 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। 1955 में ये फॉर्म हुआ था और डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो ये पॉइंट आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट बताऊँ तो नेक्स्ट है इज़राइल के बारे में न्यूज़। इज़राइल के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है ना, अभी अभी हाल फिलहाल मार्च में यहाँ इलेक्शन हुए। मार्च में इलेक्शन हुआ, किसी को नहीं मिला, है ना, जनमत, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जिसको बोलते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी थी लिकुड पार्टी ने कोएलिशन किया अपनी एडवर्सरी पार्टी से, ब्लू एंड वाइट पार्टी। इन दोनों ने एक दूसरे से कोएलिशन करके नई सरकार बनाई जिसके नए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ही बने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इनकी पार्टी बेंजामिन जी की याद रखेंगे, लिकुड पार्टी है। ठीक है, कौन सी पार्टी, लिकुड पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल टी डे। कभी नहीं सुना होगा क्योंकि 2020 में ही ये अनाउंस किया गया है कि हम इंटरनेशनल टी डे मनाएंगे। इसकी जो एडवाइस किया था वो किया था इंडिया ने यूएन को कि इंटरनेशनल टी डे भी होना चाहिए जिससे टी सेक्शन को बूस्ट मिले। ठीक है, और इंटरनेशनल टी डे बिगिंस फ्रॉम 2020, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं तो मैंने पिक लगाई हुई है एक, मैंने ब्रिक्स के बारे में बताया कि एनडीबी है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक बोल दो। तो इसमें ब्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ें मैंने स्लाइड में लगाई हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसकी टोटल पॉपुलेशन 3 बिलियन तक हो जाती है। ठीक है, इसकी पूरी जीडीपी मिला लें इनके पूरे मेंबर कंट्रीज़ की तो 15.8 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती है। ठीक है, ये इसकी पूरी नेटवर्थ है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके द्वारा जो बैंक डेवलप है एनडीबी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ठीक है, जो बगल में आपको स्लाइड दिख रही है ये विशाखापट्टनम का सीन है। विशाखापट्टनम कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ। उस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में बेसिकली वो इंडस्ट्री किसकी थी, एलजी पॉलीमर की थी। एलजी पॉलीमर कंपनी थी, उससे बेसिकली प्लास्टिक्स के गुड्स बनाए जाते थे।
तो यहाँ बेसिकली अभी क्या हुआ कि स्टायरीन गैस लीक हो गई। स्टायरीन गैस का मैं अगर फॉर्मूला बताऊँ तो क्या होता है, C8H8। तो ये गैस लीक हुई है। ये बेसिकली पॉइजनस गैस होती है और इन्फ्लेमेबल होती है, ये याद रखेंगे आप। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो आँखों में इरिटेशन होता है ना, पेटों में जलन जैसी समस्याएं आती हैं। बट इसका अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो डेथ तक हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस गैस के बारे में हमको न्यूज़ में है, क्योंकि ये अभी इसका इंसिडेंट हुआ। ये डिफ़िकल्ट टू इनहेल, इट मीन सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कलरलेस रहती है, ऑर्डरलेस रहती है, ये याद रखेंगे आप। इट रिएक्ट्स विथ O2, अगर ये गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये क्या बनाती है, स्टायरीन डाइऑक्साइड बनाती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। स्टायरीन गैस के बारे में मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी। आपका ये नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है ना, वो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताऊँ तो नेक्स्ट इराक के बारे में है। इराक देश, आप जैसे मैं किसी देश का नाम लिया करूँ तो आप माइंड में उस देश का लोकेशन ट्रेस किया करिए, ठीक है ना। ईरान के बगल में इराक। तो इराक का जो अभी हाल फिलहाल प्राइम मिनिस्टर न्यू बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे, मुस्तफ़ा अल कादमी। मुस्तफ़ा अल कादमी जी क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर, याद रखेंगे। और प्रेसिडेंट कौन है इराक के, प्रेसिडेंट हैं बरहम सलीह। बरहम सलीह इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक की कैपिटल है बगदाद, ओके। इराक के बारे में और एक चीज़ फेमस है, वो है न्यूज़ में इसलिए है, इराक नहीं सॉरी ईरान। अभी इराक के बारे में हमने पढ़ा, ईरान। ईरान ने अभी अपनी करेंसी चेंज कर दी है। अभी ईरान की करेंसी क्या थी, रियाल। रियाल करेंसी से चेंज होके वो बन गई है टोमन, याद रखेंगे, टोमन करेंसी बन गई है। और 1 टोमन इक्वल्स टू हो चुका है 10,000 रियाल। डिवेल्यूएट करने का काम किया है। तो आप याद रखेंगे, अब ईरान की करेंसी अब रियाल नहीं बताएंगे, टोमन बताएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है वो रिलीज़ करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पहले जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 1971 में फॉर्म हुआ है। ये बेसिकली स्विट्ज़रलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्ज़रलैंड का। बेसिकली 1971 में फॉर्म हुआ। इसका हेडक्वार्टर भी आपका जिनेवा में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज करता है, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। ये बेसिकली ये इंडेक्स इस बेसिस पे रहता है कि जो भी सेक्शन एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो सस्टेनेबल एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं कि नहीं, एमिशन कितना हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है। मतलब एक प्रकार से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उतना ना हो और एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ज़्यादा फोकस हो, उस पर ये फोकस करते हैं और उसको टॉप रैंक देते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक हो गई है इस बार 74, कितने देशों के बीच में, 115 देशों के बीच में। 74 जो है इम्प्रूव्ड रैंक है, इसके पहले जो पिछले साल 76 थी, तो इम्प्रूव्ड हुए हैं, ठीक है अपन। तो ये याद रखेंगे। टॉप कौन सी कंट्री थी, स्वीडन टॉप थी और 3 साल से स्वीडन ही टॉप कर रही है, ये याद रखेंगे। वैसे इंडिया भी जो अपनी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इंडिया ने ये टारगेट किया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को 275 गीगावाट 2027 तक टारगेट किया है कि हम अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है इस इंडेक्स को, ठीक है। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज़ करता है। उसमें से मैं आपको बता दूं तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो होती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज़ करता है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट जो होती है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा। जी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है ना, ये भी। और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ये भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ले। तो आप ये नोट कर लेंगे क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में अभी रीस्टेब्लिशमेंट के तौर पर एक नया डोमिसाइल अमेंड किया गया है सेक्शन 3A को, जिसमें ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल कौन हो सकता है, क्या शर्तें होंगी, ठीक है ना। तो पहली शर्त तो ये होगी कि वो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा हो, पहला।
दूसरा कि अगर वो 7 साल से स्टडी कर रहा हो तो भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल हो सकता है। तीसरा, अगर वो 10th और 12th जम्मू कश्मीर से किया होगा तो भी वो डोमिसाइल हो सकता है। तो बात समझ में आ रही है। 15 साल से रह रहा हो, ठीक है, 7 साल से पढ़ाई कर रहा हो स्टडी, या फिर 10वीं 12वीं पास हो वहाँ से, तो ये जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो उसका पहला पॉइंट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये बेसिकली ये जो योजना है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ में ये योजना अभी 21 मई को स्टार्ट की गई, ठीक है। इसमें मेन चीज़ याद करने वाली ये है कि इसमें 19 लाख फार्मर्स बेनिफिट इनको होगा इस स्कीम के द्वारा। इस स्कीम के लिए 5700 करोड़ का फंड जो है वो पास किया गया है, लेकिन 5700 करोड़ इमीडिएटली एक बार में फंड नहीं होगा, ये 4 पार्ट में इसको दिया जाएगा। बेसिकली इसमें क्या है मैं बता दूं कि जो क्रॉप्स हैं लाइक वीट, है ना, राइस और शुगर केन, इसमें आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको नहीं मतलब फार्मर्स को पैसे दिए जाएंगे, जिसमें अगर आप 1 एकड़ में ये अनाज जो मैंने बताया वो उगाते हैं तो आपको 10,000 रुपये के पैसे, है ना, दिए जाएंगे, आप इसको स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक मिसाइल है, रॉकेट है, वो है लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B ये चाइना का रॉकेट है, ठीक है ना। चाइना का रॉकेट है, इसको अभी लॉन्च किया हाल फिलहाल चाइना ने। इसका बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है इस रॉकेट को बनाने के पीछे कि ये स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। स्पेस स्टेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे अर्थ से लो अर्थ ऑर्बिट पे एक स्पेस स्टेशन क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा यहाँ से हम एस्ट्रोनॉट्स को ईजिली मून तक भेज सकेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी ये करने वाला अभी 5 देश मिलकर ये किए हैं, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किए हैं, जिसमें आपका अमेरिका का नासा हो गया, रॉस कॉस्मोस रशिया का हो गया, और जाक्सा जापान का हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की हो गई, और कनाडा स्पेस एजेंसी कनाडा की हो गई। इन 5 देशों ने मिलकर ये स्पेस स्टेशन बनाया है, पर चाइना के दम पे करना चाहता है। 2022 उसका टारगेट है, लेट्स सी। और इंडिया का भी एम्बिशन, तो इंडिया भी लगा हुआ है इस चीज़ में, ठीक है ना, स्पेस स्टेशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये 31 मई को बनाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसमें। अगर हम इसकी थीम पूछें वर्ल्ड नो टोबैको डे की, तो बहुत इंटरेस्टिंग थीम है, पर यूथ को एक प्रकार से मैनिपुलेशन से बचाने के लिए थीम रखी गई है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन, ठीक है, याद रखेंगे। एक बार मैं और बोल देता हूँ, लिख लेंगे, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज़, ये इसकी थीम थी वर्ल्ड नो टोबैको डे की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विप्रो के बारे में है। विप्रो जान लीजिए कि ये आईटी मल्टीनेशनल कंपनी है, आईटी कंपनी है ना, इंडिया की एमएनसी कंपनी है, एक प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनी। इसके जो सीईओ हैं वो बदले गए हैं, सीईओ या एमडी जो बोलना हो वो बोलिए। थियरे डेलापोर्ट को बनाया गया है, याद रखेंगे। इसके पहले इसके जो एमडी थे वो थे आबिद अली नीमचवाला, ठीक है ना, नीमचवाला, आबिद अली नीमचवाला, तो ये इसके पहले एमडी थे, ये याद रखेंगे। विप्रो की बात करूँ तो ये इंडियन एमएनसी कंपनी है ना, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है, और ये आईटी कंपनी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे। इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 29 मई क्यों? शेरपा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। कब? 29 मई को ही क्लाइंब किया था 1953 में। तब तो इस दिन को इसलिए पिक किया गया, लेकिन ये 1953 से नहीं मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 2008 से। अब 2008 में क्यों मनाया जा रहा है, उसके पीछे का भी रीज़न है कि एडमंड हिलेरी की मृत्यु 2008 में हुई थी, और ये हुई थी जनवरी महीने में। फिर उसके मई महीने में 29 मई को ये जो डे है इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे, ये मनाया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट एक बुक का नाम याद रखेंगे, द आइस का बॉग, ठीक
ठीक है ना। इसका वो लिखा हुआ मैं इसमें, ये जो बुक है ये जेके रॉलिंग ने लिखा है। जेके रॉलिंग बहुत फेमस है, हैरी पॉटर के राइटर रह चुके हैं, तो इनकी जो बुक अभी नहीं आई है वो याद रखेंगे, द आइस का बॉग, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पीपीई के बारे में है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको जो प्रोडक्शन के मामले में अगर बात की जाए तो इंडिया का सेकंड रैंक है, इंडिया का सेकंड रैंक है इसके प्रोडक्शन में। चाइना टॉप पे चल रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिया सेकंड रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ पीपीई, ठीक है। नेक्स्ट है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड बेसिकली क्या है, नेशनल नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। बेसिकली 1982 में इसको बनाया गया था एग्रीकल्चरल सेक्शन में स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल लोन्स देने के लिए, ठीक है ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। उनके नए अभी बने हैं प्रेसिडेंट, वो हैं गोविंद राजुलू चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला, ये आप याद रखेंगे, ये नाम बहुत आ सकता है एग्जाम्स में इसलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है गोवा का इस्टेब्लिशमेंट डे बनाया गया था 30 मई 1987 को, याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है कि गोवा के मामले में 19 दिसंबर 1961 ये गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा मुक्ति किससे पाया, पुर्तगाल से 1961 में, है ना। हमारे आर्मी वालों ने इन्वेजन करके पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया, ठीक है। तो याद रखेंगे 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस और 30 मई को गोवा इस्टेब्लिशमेंट डे के तौर पर हम मनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो बर्थ एनिवर्सरी 159 थी इस बार की, वो याद रखेंगे, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी के बारे में। और नेक्स्ट है बहुत फेमस न्यूज़ में रहा, वो है लोकस्ट, ये पीपीई किट है, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट, ये मत सोचिएगा सिर्फ इतना आता है ना, ये भी है, ये भी है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। चाइना के बारे में मैंने आपको इसमें क्या बताया था, लॉन्ग मार्च 5 भी याद रखिए, पूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में इसको लॉन्च किया जाएगा इस जगह से, वेनचांग की जगह से, ठीक है ना। साउथ चाइना सी के पास पड़ता है वेनचांग, यहाँ पे आपका जापान है, यहाँ फिलीपाइंस है, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, याद रखेंगे सब चीज़ों को। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है लोकस्ट के बारे में। ये बहुत न्यूज़ में थे, लोकस्ट टिड्डी जिनको हम बोलते हैं, है ना, बहुत डैमेज किए इस बार। तो लोकस्ट का हम साइंटिफिक नेम जान लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है लिख लीजिएगा, स्किस्टोर्सा, है ना, ग्रेगारिया, ठीक है ना, सिस्टोसर्सा ग्रीगारिया, ये आप याद रखेंगे, ये इसका साइंटिफिक नेम है, पूछा जा सकता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये आर्थ्रोपोडा फैमिली से ये जो इंसेक्ट है वो बिलोंग करता है, तो आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। और मई महीने में बस इतने ही पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक बार ज़रूर आप रिवाइज़ करके एक बार देख लीजिएगा। मैंने हर कुछ को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। धन्यवाद।